वेलकम टू द चैनल फिजिक्स वेरी इजी। आज हम लोग टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पर लास्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे उसमें जो डिब्रोगली, जिसे डिब्रॉय हाइपोथेसिस भी कहते हैं, उसमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की जो हाइपोथेसिस थी डिब्रोगली की, उसका कंफर्मेशन अब तक नहीं हुआ था। वो कंफर्म किसने किया था? डेविसन एंड जर्मर, दोनों साइंटिस्ट। तो उन्होंने कैसे कंफर्म किया, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उसके बाद क्या कंक्लूजन निकला, और उन्होंने इस हाइपोथेसिस को सक्सेसफुली वेरीफाई किया और शेयर किया नोबेल प्राइज़ इन 1937। तो आज हम लोग इसी वीडियो पर चर्चा करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। तो क्या है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंटल सेटअप? पहले उसे समझ लेते हैं। एक फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है और लो टेंशन बैटरी, कम वोल्टेज की बैटरी से कनेक्टेड है। केवल इसका काम है इसे हीट करना, तो लगभग 6 वोल्ट की बैटरी मान सकते हैं। और जब ये हीट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। तो ये फिलामेंट है, ये एमिटर का काम करता है, कैथोड का काम करता है। और इससे जो इलेक्ट्रॉन हीट होकर निकल रहे हैं, तो कौन सा एमिशन हो रहा है? थर्मियोनिक एमिशन। ये इलेक्ट्रॉन आगे आते हैं, तो ये सिलिंड्रिकल एनोड है और इसमें एक फाइन होल है। तो इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ क्यों आएंगे? क्योंकि जब हम एनोड का कनेक्शन किससे कर रखे हैं? हाई टेंशन बैटरी से, और उसका पॉजिटिव पोटेंशियल इसका चेंज किया जा सकता है। तो एनोड को डिफरेंट पॉजिटिव पोटेंशियल पे हम रख सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन इससे एनोड की तरफ आए, और एनोड से जब वो निकलें तो फाइन स्ट्रेट पैरेलल बीम के फॉर्म में। इसे मिला के कहते हैं कॉलिमेटेड बीम। यानी इलेक्ट्रॉन V वोल्टेज से पॉजिटिव पोटेंशियल पे जब चलेंगे तो एक्सीलरेट होंगे, और सब कैसे चले? फाइन बीम के फॉर्म में। फाइन बीम के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन बीम एनोड की दूसरी तरफ इस होल से निकलती है और स्ट्राइक करती है निकल क्रिस्टल पे। अब यहाँ पर निकल क्रिस्टल से जो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है, उसके बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से लड़के फैलते हैं। किस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे नापते हैं? तो ये एक लगा हुआ है कलेक्टर, इसका नाम है मूवेबल कलेक्टर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में कितने आ रहे हैं उनको कलेक्ट करता है, और इसका सीधा कनेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो लार्ज डिफ्लेक्शन, कम इलेक्ट्रॉन कम डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर करंट की डिटेक्शन के लिए तो होता है। तो अब ये जो एंगल है, जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल पर आती है, इंसिडेंट बीम, और जो डिफ्रैक्ट होके आ रही है, तो किस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो डायरेक्शन के लिए जो ये एंगल है, इसको कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। ये फाई से शोन है। अलग अलग फाई के लिए, जैसे मैं मूवेबल कलेक्टर यहाँ रख दूँ तो फाई की वैल्यू कुछ और है। तो किसी खास पोटेंशियल से एक्सीलरेटेड बीम हर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन सेंड कर रही है आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू निकल क्रिस्टल, वो हम मूवेबल कलेक्टर से जान सकते हैं। तो अब क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर हम हर एंगल पर आने वाले इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी और फाई के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं, और ये पाते हैं कि जो आई और फाई कर्व है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी लोअर वोल्टेज पे लगभग हर जगह इस पर सेम होती है। कलेक्टर जो हम पूरे सर्कुलर स्केल पे हर जगह मूव करा रहे हैं, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी में बहुत वेरिएशन नहीं आता। फिर जब 44 वोल्ट के लगभग हम एक्सीलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, एनोड का पोटेंशियल 44 तक ले जाते हैं, तो देखते हैं कि एक बम्प, एक उभार आई डेल्टा आई फाई कर्व में आता है। जैसे अगर हम देखें एट 20 वोल्ट, तो एट 20 वोल्ट हमें देखेंगे तो अगर ये आई है और ये फाई है, तो स्कैटरिंग एंगल में और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 10, 20, 30, 40 जो भी डायरेक्शन ऑफ फाई है।
तो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20, 30। उसके बाद हाँ, जब 44 से 68 वोल्ट होता है तब एक कर्व सा पीक सी बनने लगती है ऐसे, और वो पीक प्रोमिनेंट होती है 44 से 68 के बीच में। और मैक्सिमम कब होती है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, ये देखा गया जब इसका पोटेंशियल है 54 वोल्ट और स्कैटरिंग एंगल है 50 डिग्री। वही यहाँ पे ये मैंने शो किया है कि एट 54 वोल्ट ये एनोड का पोटेंशियल और 50 डिग्री जो ये स्कैटरिंग एंगल है उस पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। ये क्या है, लोअर वोल्टेज पर जब अगर 20 वोल्ट है तो हमने देखा कि 20 वोल्ट से 30 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो इंटेंसिटी वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये तो क्लासिकल फिजिक्स जैसा है कि हाँ, हर जगह इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर होके आ रहे हैं वो पार्टिकल नेचर जैसा बिहेव कर रहे हैं। हाँ, लगभग हर जगह सेम इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, फिर 5 है, ऐसे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। और एक पर्टिकुलर एंगल पर और पर्टिकुलर वोल्टेज पर इंटेंसिटी का मैक्सिमा मिलना, तो मैक्सिमा और बाकी 44 से नीचे और 68 से और ऊपर बहुत ज़्यादा बम्प नहीं मिलना, इंटेंसिटी एकदम कम हो जाना, तो मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों ने किस में पढ़ा है, वेव नेचर के इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम मिनिमम ही तो पढ़ा है। यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम बम्प मिलता है इंटेंसिटी में वो 54 वोल्ट और 50 डिग्री पे जो मिल रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के संग, जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही 54 वोल्ट पे, उनके संग एसोसिएटेड जो मैटर वेव्स हैं, यही तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस थी, तो उनके संग जो मैटर वेव्स हैं वो निकल क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रही हैं। और कितने एंगल पर, स्कैटरिंग एंगल 5 पर। और बाकी जगहों पे 5 की वैल्यू अगर हम 30 कर दें, 20 कर दें, इधर 80, 90 कर दें, तो वो बहुत कम, ऑलमोस्ट ज़ीरो या मिनिमम इंटेंसिटी शो कर रही है। तो ये किसका नेचर हुआ, वेव का ही तो हुआ, मैक्सिमा मिनिमा। और यहाँ पर जो हम लोग क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, निकल क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के थ्रू डिफ्रैक्शन पा रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर, पर्टिकुलर वोल्टेज पर, तो वो कैसे हो रहा है, क्रिस्टल डिफ्रैक्शन हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, ये यहाँ पर समझाया जाता है ब्रैग्स लॉ से, ब्रैग्स इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन कंडीशन से। क्या है ब्रैग्स लॉ, आइए देखते हैं। ब्रैग्स लॉ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले ब्रैग्स लॉ इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में जो ये इंटेंसिटी का मैक्सिमा मिलता है इंटेंसिटी और स्कैटरिंग कर्व में, उस मैक्सिमा की कंडीशन एज पर ब्रैग्स लॉ थी 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये कैसे आई उसको समझते हैं। देखिए, निकल क्रिस्टल में जो एटॉमिक लेयर हैं, ये देखिए मैंने शो की है, जैसे यहाँ पे 3 लेयर बनाई है और ये एटम्स हैं। तो इन एटम में, निकल क्रिस्टल में जो एटॉमिक लेयर है, इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो है d, और निकल के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.91। तो निकल को ही सेलेक्ट किया गया कि उसकी जो स्पेसिंग है वो जो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं 54 वोल्ट पर, उनके संग एसोसिएटेड वेवलेंथ से लगभग मैच कर रही होगी, बराबर होगी। तभी तो डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है कि जो स्लिट का साइज़ होता है वो वेवलेंथ के साइज से कंपेरेबल होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल ये वर्क करके देखा गया होगा, तभी निकल फाइनली सजेस्ट किया गया। तो निकल क्रिस्टल में जो एटॉमिक स्पेसिंग है वो वैल्यू है 0.91 एंगस्ट्रॉम। अब इलेक्ट्रॉन बीम जब इस लेयर से जितने एंगल पर स्ट्राइक करती है, देखिए यहाँ पर थीटा, उस क्रिस्टल पर जब स्ट्राइक करके लौट के आ रही है वो तो एंगल फाई है, वो है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ब्रैग्स लॉ में थीटा जो है वो थीटा क्या है कि जो क्रिस्टल में एटॉमिक लेयर पर जो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है और एटम से देखिए ये रिफ्लेक्ट होकर लौटी, दूसरी बीम आई इनर लेयर से इस एटम से स्ट्राइक करके लौटी। तो जो ये इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम है,
इनमें अगर एक राइट बाइसेक्टर डाला गया तो ये इस आने वाली लौट के जाने वाली वेव वो तो एंगल पूरा फाई है, तो ये राइट बाइसेक्टर से इतना एंगल 5/2 और ये एंगल 5/2। जैसे यहाँ दिखाया गया कि ये आने वाली बीम है, ये लौट के जाने वाली है। अगर मैं यहाँ नॉर्मल ऐसे ड्रॉप कर दूँ तो ये 5/2 एंगल और ये भी 5/2 एंगल, ये है ना दोनों 5/2 एंगल। और जो इंसिडेंट बीम अगर यहाँ पर ही मैं ये एटॉमिक लेयर दिखाने लगूँ निकल क्रिस्टल में, तो जो लेयर से इंसिडेंट बीम जितने एंगल पर स्ट्राइक करती है ये एंगल है थीटा। इस पिक्चर को यहाँ दिखाया गया है कि ये लेयर है तो ये थीटा है और ये 5/2 है, तो थीटा प्लस 5/2 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। और टोटल फाई किस एंगल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी 50 डिग्री पर, तो 5/2 25, तो थीटा प्लस 25 इक्वल टू 90 डिग्री। इससे थीटा की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। इसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, दैट एंगल at which the electron beam strikes the atomic layer। अब इसी एंगल पर जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है क्रिस्टल को, और क्रिस्टल स्पेसिंग जो एटॉमिक लेयर के बीच की डिस्टेंस है वो d है, और इलेक्ट्रॉन बीम का जो पोटेंशियल है, किस पोटेंशियल को एक्सेलरेटेड है वो 54 वोल्ट है, तब जो ये रिफ्लेक्टेड बीम है इनके सुपरपोजिशन से मैक्सिमा मिलता है। तो ये 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा इक्वेशन ब्रैग्स लॉ बनी कैसे, उसके लिए देखिए अगर ये d है तो जो आने वाली बीम है और जो लौट के जाने वाली बीम है उनसे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस ये d मान लूँ और पाथ डिफरेंस देखूं कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में कितना पाथ डिफरेंस है, तो यहाँ से अगर मैं एक नॉर्मल ये ड्रॉ कर रही हूँ, एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ पॉइंट बी और डी पर, ये भी तो डिस्टेंस बीच की डी ही है, ये डिस्टेंस डी। अब अगर ये एंगल थीटा है तो व्हाट इज दिस एंगल 90 माइनस थीटा। और बी से सी और सी से डी, ये बी सी प्लस सी डी तो पाथ डिफरेंस है, अदरवाइज ये आने वाली वेव्स हैं और ये लौट के जाने वाली वेव्स हैं। तो अगर मैं देखूं कि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो पाथ डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बीम, तो वो मिलता है कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम है या उनके संग इलेक्ट्रॉन के संग एसोसिएटेड जो मैटर वेव्स हैं वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड हैं, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो वो है बी सी प्लस सी डी। देखिए ये बी सी प्लस सी डी, ठीक, इतना पार्ट डिफरेंस हुई है यहाँ से। अब ये सारी रिफ्लेक्टेड बीम कंस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं और मैक्सिमा बनाती हैं, जो यहाँ कर्व में देखने को मिलता है। जितना ये BC है उतना ही CD है, तो एक अगर हम निकाल लें BC, तो इस ट्रायंगल से देखो अगर OBC से व्हाट इज़ BC, ये OC डिस्टेंस है D, तो हम लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू D cos 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा ही तो है, तो कितना हो गया ये D sin थीटा। और BC एंड CD दोनों क्या हैं, सेम है, तो पाथ डिफरेंस अगर मैं डेल्टा x से लिखूं तो डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2d साइन थीटा। बस डिफ्रैक्शन में जहाँ पर मैक्सिमा बल रहा है वहाँ सारी वेव्स क्या करती हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। और इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ लैम्डा पाथ वो वेवलेंथ है उन वेव्स की, और n क्या है, इंटीजर 1 2 3 कुछ भी। तो हम इस कंडीशन में जो 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा वही डेल्टा x ही तो है, ये ब्रैग्स लॉ की कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि कितनी है ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं जो एक कोहेरेंट सोर्स से जैसे आने वाली हैं, सेम वेवलेंथ वाली, सेम फेज में इंटरफेयर करके कंस्ट्रक्टिवली जो मीट करके कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रही हैं, उससे उनकी लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो अब देखिए हम पहले ये देखें फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा, है ना, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू 1, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। अब 2d साइन थीटा में 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन और थीटा की वैल्यू कितनी थी 65,
तो यहाँ रख देंगे sin 65 और ये जो वैल्यू लैम्डा की आती है, दिस लैम्डा इज 1.65 एंगस्ट्रॉम। हाँ, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, उसने क्या दिया था इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके संग एसोसिएटेड वेव का फॉर्मूला। एट v पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड है तो एज पर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन कितना था, 12.27 अपॉन रूट v। बस इसमें आपने रख दिया, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आती थी, तो 12.27 अपॉन रूट 54 भी तो कितना देता है, 1.67 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो हाइपोथेटिकल फॉर्मूला दिया था हाइपोथेसिस से, जो उससे इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कराने पर उसके संग एसोसिएटेड वेवलेंथ है, दिस इज इन क्लोज एग्रीमेंट विद द वेवलेंथ ऑब्टेन्ड इन एक्सपेरिमेंट। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था सीजे डेविसन एंड एलएच जर्मर का, वेव मैटर ड्यूअलिटी में इलेक्ट्रॉन के संग या मटेरियल पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके संग एसोसिएटेड है वेव, इसको कंफर्म करने के लिए, और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इस काम के लिए 1937 में। डेविसन जर्मर के इस एक्सपेरिमेंट से डी ब्रॉय हाइपोथेसिस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंफर्म हुई, और 1989 में यही वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट भी किया गया, किससे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर 1994 में आयोडीन मॉलिक्यूल के लिए भी फ्रिंजेस देखी गई, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, और आयोडीन मॉलिक्यूल तो बहुत मैसिव है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस थी, वो हाइपोथेसिस क्वांटम मैकेनिक्स के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई उसके डेवलपमेंट में। इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स को पूरा, इट हैज़ लेड इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना जिसका हाई रिजोल्यूशन एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन सिंपल माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ बहुत कम है एज़ कंपेयर टू विजिबल लाइट, मतलब जो रिजोल्यूशन है बहुत ज़्यादा। इन दिस वे इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन के चलने से, मैटर के चलने से उसके संग एसोसिएटेड वेव और उसकी हाइपोथेसिस से कितना बड़ा अचीवमेंट मिला, और डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आप लाइक ज़रूर करिएगा, और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।